हेलो दोस्तों, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी को। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी आपके एग्जाम्स में आप देखते होंगे, फ्रीक्वेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चंस। वो कोई सा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या तो वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई पीएससी हो या यूपीएससी हो, इन सब में जो पॉलिटी का वेटेज होता है जीएस पार्ट में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इससे बहुत ही इजी और स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो इस पॉलिटी के सीरीज में हम लोग देखेंगे कैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बनता है इंडियन पॉलिटी का। जो हमारा संविधान लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, वो कैसे कैसे डेवलप होता है। और इसका डेवलपमेंट बेसिकली अगर बताया जाए तो 1600 ईस्वी जब ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट होता है उसके बाद से शुरू होता है। तो इसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें बहुत सारे जो एक्ट लाए गए, सुधार लाए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक के सारे एक्ट को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फर्दर जो भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है और जितने भी गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के पावर्स को देखते हुए हम लोग पूरे पॉलिटी के सीरीज को बारी बारी करके पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग पहले वीडियो में देखने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बनता है इंडियन पॉलिटी का। ईस्ट इंडिया कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के बाद से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चलेगा हमारा 1947 तक के जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वहाँ तक। इसको हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को 4 या 5 वीडियो लेक्चर्स के सीरीज में हम लोग ख़त्म करेंगे। और इस वीडियो में, पहले वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक डिफिनेशंस कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ी, कैसे इसका बेस बनता है, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ईस्ट इंडिया कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट, और जो इंडियन पॉलिटी का फाउंडेशन जो स्टोन रखा जाता है उन सबको हम लोग देखते हुए बढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरे इस चैनल का और भी कुछ डिटेल चाहिए, वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन से लेके अपडेट्स, मेरे चैनल के सारी अपडेट्स, पीडीएफ और क्वेश्चंस वगैरह अपलोड किए जाते हैं। तो आप इस चैनल को ज्वाइन करके यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, मेरे इस चैनल के ऑफिशियल पेज को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लें। वहाँ पे भी जो भी वीडियोस आती हैं वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो से रिलेटेड सारी दी जाती है, चैनल से रिलेटेड। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इन लिंक्स को देख लें। इसके पहले मेरे इस चैनल के और भी जो वीडियोज़ हैं, इंडो नेपाल जो डिस्प्यूट चल रहा है, इंडियन चाइना का जो डिस्प्यूट चल रहा है, उन सब वीडियोस को भी अगर देखना हो तो आई बटन क्लिक करें। आई बटन पे आपको उन सब वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जाएँ और सब्सक्राइब करें। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बनेगा, उसको भी क्लिक कर दें ताकि जो भी मैं वीडियोज़ डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। इसके अलावा ये वीडियो कैसा लगा आपको लाइक करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। इसके अलावा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल या स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में, ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को बिना टाइम गवाए। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान से आप क्या समझते हैं? संविधान क्या है? अगर कोई बोले कि किसी देश का संविधान है तो संविधान से आपके दिमाग में क्या क्लिक करता है कि संविधान क्या है? तो संविधान क्या है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, आपकी आज़ादी को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे आप किसी कंट्री में अगर संविधान क्या आपको पावर्स दे रही है, क्या आपके को गाइड कर रही है संविधान कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन सबको रिप्रेजेंट करता है कौन? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। और ये शो करता है आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट को। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट कहने का मतलब जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का, यूनिटरी बेस्ड है, ठीक है, या तो फिर बाइकैमरलिज्म है, यहाँ पे किस तरीके का गवर्नमेंट फॉर्म होता है वो आपके देश में उसको कौन बतलाता है? कॉन्स्टिट्यूशन बतलाता है, संविधान बतलाता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? एक रूल, सेट ऑफ रूल्स होता है और लॉज जो कि डील करता है कि इसको गवर्नमेंट और जो वहाँ के सिटीजन है, वहाँ के पीपल हैं, उनके बीच के रिलेशनशिप को। ठीक है,
क्या बतलाता है? इट कंटेन्स कंसर्निंग द गवर्नमेंट एंड इट्स रिलेशन विद द पीपल। ठीक है, पीपल बोले तो जो उस देश में होंगे वो सिटीजन होंगे, ठीक है, या सिटीजन के अलावा जो भी होंगे उनके लिए एक सेट ऑफ रूल्स तैयार किया जाता है, और गवर्नमेंट और उनके बीच के रिलेशन को कौन बतलाता है? संविधान बतलाता है। अगर इसके आगे बात करें संविधान के जो इस फॉर्म को मैं बात कर रहा हूं उसमें, तो सबसे पहला पार्ट आता है गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के बाद दूसरा जो आता है पीपल। अब इन दोनों के बीच के जो रिलेशन को जो बतलाएगा वो कौन बतलाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, मैंने जैसे बात किया बेसिक स्ट्रक्चर गवर्नमेंट को बताता है, तो गवर्नमेंट की 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं जो कि क्या करती है? गवर्नमेंट को हेल्प करती है एडमिनिस्ट्रेशन में, या तो लॉ मेकिंग प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होता है लॉ बनाने में, इन सब में कौन हेल्प करती है? ये 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज होती है। कौन कौन से 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज है? पहली लेजिस्लेटिव। ठीक है, ये एक लेजिस्लेटिव बॉडीज है जो जिसका काम होता है कि किसी भी देश में क्या करना? लॉ बनाना। दूसरी बॉडी है एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करती है? उन लॉ को इन्फोर्स करती है। तीसरी जो बॉडी आती है जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी क्या करती है? इंटरप्रेट करती है उन लॉज को, मतलब कि जो लॉ बनाया जा रहा है लेजिस्लेटिव के द्वारा वो सही बनाया जा रहा है, सिटीजन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, उन सबको कौन देखते हैं? जुडिशरी। उसके अलावा जुडिशरी का एक और काम होता है फ्रेंड्स, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उन सबको रिजॉल्व करने का काम किसका होता है? वो होता है जुडिशरी का। अब मैंने क्या बात किया? लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? मेकिंग लॉ। ठीक है, अब उसके बाद एग्जीक्यूटिव क्या करता है? इन्फोर्सेज लॉ। और जुडिशरी का क्या काम होता है? इंटरप्रेट्स लॉ। ठीक है, अब इसमें गवर्नमेंट, ठीक है, और पीपल के बीच के, लोगों के बीच का जो रिलेशन है, रिलेशनशिप को बतलाता है कौन है? रिलेशंस को वो बतलाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप समझ रहे होंगे संविधान क्या है, किस तरीके का नेचर रखता है संविधान। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टैटिक पॉइंट्स आते हैं संविधान के अलावा। ये तो बेसिक डिफिनीशन थे, समझने की बात थी, इसमें क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा। अब इसमें कुछ स्टैटिक पॉइंट्स आते हैं जो एसएससी जैसे एग्जाम्स में बन जाता है क्वेश्चन इससे, तो कुछ चीजें आप नोट डाउन कर लेंगे। जैसे सबसे पहले बोला जाता है ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पुराना संविधान किसका है? ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? वो है यूएसए का। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का संविधान सबसे पुराना है पूरे दुनिया में। ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1788 को, 1788 ईस्वी को लागू हुआ था। एक फिलाडेल्फिया कन्वेंशन आया था, उसके बाद से इसको लागू किया गया। ठीक है, यूएसए के संविधान में अभी सबसे कम अमेंडमेंट हुए हैं, 27 अमेंडमेंट ही हुए हैं, जबकि इंडिया के जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? ठीक है, बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो वो संविधान है ब्रिटेन का। आप याद रखेंगे, ब्रिटेन का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। लेकिन एक चीज इसमें ऐड किया जाता है क्वेश्चन में कि बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन तो बोला जाता है, लेकिन बोला जाता है बिगेस्ट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसका है? वो है ब्रिटेन का। तो जो ब्रिटेन का संविधान है वो अनरिटन है। अनरिटन का मतलब ये कहीं लिखा गया नहीं, अनरिटन का मतलब ये कहीं नहीं लिखा गया, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। रिटन और अनरिटन में मैं अब डिफरेंस बताता हूं आपको, पहले इन फैक्ट्स को देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉन्गेस्ट जो सबसे बड़ा संविधान है रिटन डॉक्यूमेंट में वो किसका है? तो वो है हमारे देश भारत का। लॉन्गेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लेंथीएस्ट और सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसका है? इंडिया का। ठीक है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। एक क्वेश्चन उसके बाद पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिटन किसका है? स्मॉलेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? तो वो याद रखेंगे मोनाको का। ठीक है, मोनाको जो कंट्री है उसका क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद बात करें कि आपके संविधान क्या करता है, आपके गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को बताता है। ठीक है, और उसके अलावा जो इंडिया है फ्रेंड्स वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो एक दो पॉइंट यहां से बन जाता है कि डेमोक्रेसी, आपको तो पता होगा लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी पे नहीं जाते हैं बातों पे। डेमोक्रेटिक कंट्री में एक क्वेश्चन बनता है कि बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कौन है? ठीक है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहां पे है? तो वो भी है हमारे इंडिया में। ये भी याद रखेंगे, डेमोक्रेसी कहां पे है? वो है इंडिया का। लेकिन जब बिगेस्ट पूछा जाता है तो स्मॉलेस्ट भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिगेस्ट याद रहता है, स्मॉलेस्ट भी पूछ लिया जाता है। स्मॉलेस्ट जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, स्मॉलेस्ट डेमोक्रेसी किसका? नौरू का। ये बात जरूर याद रखें, नौरू जो कंट्री है उसका है स्मॉलेस्ट डेमोक्रेसी। अब देखिए,
जो मैंने बात किया अभी आपसे कि रिटन डॉक्यूमेंट है, अनरिटन, इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए सबसे पहले तो। अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ा है, लेकिन अनरिटन फॉर्म में है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया का रिटन फॉर्म में, तो आप उसको क्या समझ रहे होंगे कि अनरिटन है तो मतलब कहीं लिखा नहीं गया होगा, रिटन है मतलब कहीं लिखा गया होगा। ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता, दोनों लिखा जाता है फ्रेंड्स। लेकिन ब्रिटेन में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जो अनरिटन, बेसिकली बात करें कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस, तो रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, मतलब एक किसी सिंगल बुक में लिखा जाता है, सारा डिटेल लिखा जाता है उसमें, ठीक है। और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, रिटन किसी एक बुक में नहीं होता, बहुत सारे वेरियस सोर्सेज में लिखा जाता है और ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और यूजेस से डेवलप होता है, ठीक है, इवॉल्व होता है। जैसे कुछ कस्टम ट्रेडिशन से रिलेटेड, जैसे कुछ सपोज मान लेते हैं कोई आदिवासी है, कोई आदिवासी या ट्राइबल एरिया है, वहाँ के कम्युनिटी को उठा लें अगर, तो वहाँ पे उनका अपना एक सेट ऑफ रूल है, ट्रेडिशन है कि नहीं इस तरीके से शादियाँ होनी चाहिए, कम उम्र में जो शादियाँ कर दी जाती है ये होनी चाहिए, या जो लोग होंगे वो इस तरीके का भोजन करेंगे, ठीक है, इस तरह की आज़ादी दी जाती है। कोई अगर क्राइम करता है तो उसके लिए अपने अनुसार सजा है। और उसी के पैरेलल अगर किसी और ट्राइबल एरिया में देखते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग ही सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है। तो सबका अपना क्या है, ट्रेडिशन से आया वहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन उनका जो भी एक मान लेते हैं, अगर वो एक कंट्री है तो उनका तो अपना कुछ लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है नहीं, वो क्या आ रहा है, ट्रेडिशन और प्रैक्टिसेस से आ रहा है वो चीज़, तो वो आता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है जानना, एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले बेसिक डिटेल जानना जरूरी है। तो रिटन और अनरिटन में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि रिटन जो डॉक्यूमेंट होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रिजिड हो सकता है, ठीक है, इजिली इसमें चेंजेस नहीं लाया जा सकता है, या फ्लेक्सिबल हो सकता है, इजिली चेंजेस लाया जा सकता है, ठीक है, या दोनों हो सकता है। इंडिया का संविधान जो है क्या रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है, जबकि अनरिटन डॉक्यूमेंट क्या होता है वो फुल फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कभी भी रिफॉर्म करके चेंजेस लाया जा सकता है इसमें, ठीक है। तो ये अनरिटन डॉक्यूमेंट होगा, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। दूसरा अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ पे अनरिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, संविधान, वो सुप्रीम पावर लेके बैठता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी होता है, मतलब जो होगा वो संविधान ही होगा, इससे ऊपर कोई नहीं होगा। जैसे इंडिया में जो संविधान है उससे ऊपर कोई नहीं है, जो भी सेट ऑफ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो भी फॉलो करना है गवर्नमेंट को या सिटीजन्स को, वो किसके अनुसार करना है, वो करना होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, संविधान के अनुसार। लेकिन जब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री को सुप्रीमेसी शो होता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी यहाँ पे आता है, मतलब पार्लियामेंट ही सुप्रीम होगा, जो पार्लियामेंट रूल बना दिया, ठीक है, वो क्या होगा, लागू होगा, वो सबके लिए इन्फोर्स होगा। अब एक अगर आपको इजिली समझ नहीं आ रहा होगा रिटन और अनरिटन में एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे समझ लीजिए आप, एक मैप है और एक गाइड बुक है, दोनों आप लोगों ने देखा होगा, मैप जो गूगल मैप है या आपके फ़ोन में भी मैप है, उन सबको देखते हैं, मैप है और एक गाइड बुक है, किसी टूरिस्ट प्लेस का आप गाइड बुक उठा लें, वो एक गाइड बुक है। अब जो मैप है वो क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो गाइड बुक है वो क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए, अगर आपको किसी जगह पे जाना हो, किसी डेफिनेट पाथ पे जाना हो, उस हर एक पाथ को, हर एक गली को, शॉर्टेस्ट रूट को भी वो डिस्कवर कौन करके बताता है, वो चीज़ों को एक्सप्लोर कौन करता है, वो करता है मैप। गाइड बुक में आपको हर एक गली, हर एक स्ट्रीट के हर एक लोकेशन को नहीं शो किया जाता है, लेकिन मैप में क्या किया जाता है, हर एक लोकेशन आपको शो होता है। तो ये क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा, ठीक है। मैप क्या हो गया, अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम कर रहा है। अब गाइड बुक में डिफरेंस समझते हैं। गाइड बुक क्या करता है कि कुछ स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो होता है, ठीक है, उन सबको क्या करता है, ये इंडिकेट करता है, ठीक है। जो गुड इंडिकेशंस होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, उन सबको ही इंडिकेट किया जाता है गाइड बुक में। तो एक तरीके से अनरिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बस ऊपर के फैक्ट डेटा को बता दिया जाता है, उसके अंदर और क्या डिटेलिंग होगी, डिटेल्स होगी, उन सबको नहीं बताया जाता। वो जब प्रैक्टिसेस से आता है तो क्या हो जाएगा, गाइड बुक जो हो जाएगा वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करेगा। समझ में आ रहा होगा आपको कि रिटन और अनरिटन में डिफरेंस क्या है। अब इसके अलावा अगर एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं रिटन
कॉन्स्टिट्यूशन के, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं यूएसए अमेरिका का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने देश इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद और एग्जाम्पल है तो कनाडा का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका किसका है? एक तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अनरिटन है। दूसरा क्या है? इजराइल, ठीक है, इजराइल का भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। न्यूजीलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन ले लें, ये भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन जो अनरिटन फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से आपको बोले कि अनसिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अनप्रिसाइज होता है, इनडिफिनिट होता है, ठीक है। मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अनसिस्टमेटिक, अनप्रिसाइज और इनडिफिनिट कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसमें कोई एक जगह डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया रहता है। लेकिन इंडिया का जो डॉक्यूमेंट है आप देखते होंगे, संविधान जो है एक बुक में लिखा गया, सारे क्लॉजेस को लिखा गया एक बुक में, तो ये क्या हो गया? रिटन डॉक्यूमेंट हो गया। इतनी बातों को अगर समझ गए होंगे आप, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के डिफिनेशन और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो आप समझ गए होंगे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होगा आपके एग्जाम के लिए वो आप टिक कर लेंगे, अपने नोटबुक में लिख लेंगे वीडियो पॉज करके। ये जो जितने भी पॉइंट मैंने बताए ये छोटे एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं, तो इन चीज़ों को भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं अब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क को, ठीक है। इंडिया में संविधान जो बनाया गया फ्रेंड्स, वो बहुत ही अलग अलग रीजनों से बनाया जाता है, ठीक है। पहले जो था, पहले के टाइम पे जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे, ठीक है, रजवाड़े होते थे, वो अपने राज्य में एक छोटा सेट ऑफ रूल्स बना के रखते थे, ठीक है, कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, वो सेट ऑफ रूल्स रहता था। लेकिन जैसे ही इंडिया प्रिंसली स्टेट से अलग होने लगता है, मतलब इनडायरेक्टली अगर बात करें तो यूरोपियन कंट्री यहाँ पे आते हैं, जब एडवेंट होता है यूरोपियन कंट्री का यहाँ पे, तो बहुत सारे रूल चेंज किए जाते हैं। यूरोपियन कंट्री धीरे धीरे और जगहों पे अपने कब्जा करने लगते हैं और उसके एडमिनिस्ट्रेशन में उनको प्रॉब्लम होने लगती है। तो सबसे जो पहली कंपनी इंडिया आई थी वो थे पुर्तगालीज, ठीक है, पोर्तुगीज थे। पोर्तुगीज से पहले अरब यहाँ पे ट्रेड किया करते थे। पोर्तुगीज के बाद से आने के बाद से कोई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म नहीं हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना इंडिया का बनाया गया, भारत का संविधान जो बनाया गया, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आफ्टर 1600 AD, मतलब 1600 ईस्वी के बाद से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है, उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे स्टार्ट होता है इन बातों को। तो देखिए, सबसे पहले बात मैंने जैसे किया कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म कहाँ पे होता है? लंदन में फॉर्म होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हिस्ट्री में ऐसा ही पूछ लिया गया बीपीएससी के एग्जाम में कि 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुआ था, उस समय इंडिया में मुगल वंश का शासन चल रहा था, ठीक है। मुगल वंश के शासन में के टाइम पे 1600 ईस्वी के टाइम पे मुगल वंश के कौन से शासक थे, कौन से किंग थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुआ था? तो वो थे अकबर, ठीक है। मैक्सिमम लोग इसको जहांगीर मार के आते हैं। जहांगीर उनके बाद की बात है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो जाता है उसके बाद से 1605 ईस्वी के बाद से जहांगीर का आगमन होता है। जहांगीर बनते हैं राजा और उसके बाद से जो भी चार्टर आता है जहांगीर यहाँ पे फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश करने के लिए थे, तो वो सब हम लोग हिस्ट्री के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे वहाँ पे क्या हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कैसे हुआ? 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होता है तो ये स्टैब्लिश किया जाता है, जो वहाँ की क्वीन एलिजाबेथ I थी, क्वीन, वो 15 साल के लिए इंडिया में चार्टर जारी करती है। 15 साल के लिए एक ट्रेडिंग राइट्स था, ठीक है, एक एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स था इंडिया में ट्रेड करने के लिए, ये 15 साल के लिए ग्रांट करती हैं। अब होता क्या, देखिए 1600 ईस्वी में यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे ट्रेडर्स के नाम पे, मतलब कंपनी के नाम पे बहुत सारे एरिया में कब्जा करने लगते हैं। इसी का रिजल्ट होता है बहुत सारे जो रजवाड़े थे, नवाब हुआ करते थे, उन सबको ये चीज़ें पसंद नहीं आती है। तो उन चीज़ों को करने के लिए क्या करते हैं वो लोग, एक बैटल किया जाता है, लड़ाई बहुत सारे होते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का जो बैटल स्टार्ट होता है सबसे पहली बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वर्चस्व को, अपने सैन्य शक्ति को, अपने आर्मी को, पावर को प्रूफ कर देती है, वहां से कॉन्स्टिट्यूशन का रिफॉर्म शुरू हो जाता है। तो सबसे जो पहला बैटल होता है वो होता है बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। प्लासी का युद्ध सबसे पहली बार किया जाता है। प्लासी का युद्ध हुआ कब था, इसकी अगर बात करते हैं तो 23 जून 1757 ईस्वी को
प्लासी का युद्ध हुआ था। अब प्लासी का युद्ध हुआ किसके किसके बीच था, तो मैंने बात किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो हमेशा रहेगी इन बैटल में, क्योंकि वही क्या करती है, सारे यूरोपियन कंट्रीज को या तो यहाँ भी जो भी प्रिंसली स्टेट्स है उन सबको अपने कब्जे में करने में लगी रहती है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नवाब ऑफ बंगाल के साथ जो बैटल होता है वो होता है बैटल ऑफ प्लासी। अब नवाब ऑफ बंगाल उस समय था सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान के दामाद थे। ये क्या थे, इस समय बंगाल के नवाब हुआ करते थे। इनके और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या होता है, बैटल होता है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बैटल में लीड कर रहे होते हैं रॉबर्ट क्लाइव। देखें, रॉबर्ट क्लाइव एक बहुत ही अच्छे अधिकारी माने जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। कहा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की असली नींव जो रखे थे, ये कौन रखे थे, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत सारे एरिया में कब्जा किया था अच्छे अपने एडमिनिस्ट्रेशन पावर से और अच्छे अपने एडमिनिस्ट्रेशन स्किल से और मिलिट्री पावर के थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में स्टैब्लिश करने वाले कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक स्टेटमेंट भी दिया जाता है कि ये स्वर्ग से आया हुआ जननायक था, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है। तो रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बैटल ऑफ प्लासी में लीड कर रहे थे। और इसके अपोजिट में किनसे युद्ध होता है, बंगाल पे जब कब्जा करने जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वहां के नवाब थे सिराजुद्दौला, इनके बीच में बैटल ऑफ प्लासी होता है। अब देखिए बैटल ऑफ प्लासी इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, बैटल ऑफ प्लासी के बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सैन्य शक्ति था वो प्रूफ होता है यहाँ पे, ठीक है। मिलिट्री पावर को यहाँ पे प्रूफ किया जाता है। इसके बाद से अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मिलिट्री पावर का लोहा पूरे इंडिया मान रही थी। अब ये क्या करते हैं, अब इस चीज को कब्जे में कन्वर्ट करने लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है नया एक बैटल, प्लासी के युद्ध है। उसके बाद से ये जो कब्जा करने लगते हैं चीजों को, उसके अगेंस्ट में सारे अलग अलग रजवाड़े खड़े होते हैं। और एक 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में किया जाता है बैटल ऑफ बक्सर। अब यहां से इंपॉर्टेंट रोल बैटल ऑफ बक्सर प्ले करता है फ्रेंड्स। बैटल ऑफ बक्सर में होता क्या है कि इसके बाद से पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल जाता है बंगाल, उड़ीसा और बिहार का, ठीक है। यही दीवानी राइट्स जो होता है ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को शो करता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। और 1765 ईस्वी के बाद से जो दीवानी राइट्स मिलता है उसके बाद से रेगुलरली 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और रेगुलरली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को इस्टेब्लिश करने में अपने जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ थे उनके और कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उनमें जो डिस्प्यूट स्टार्ट होता है, करप्शन स्टार्ट होता है, उसको लेके एक्ट लाते हैं। धीरे धीरे वो एक्ट कब इंडिया पे बदल जाता है, इंडिया के को कब्जे में करने के लिए इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में बदल जाता है पूरा का पूरा रूल, और अपने कब्जे में कैसे ले लेते हैं वो सब हम लोग देखेंगे। तो अब बैटल ऑफ बक्सर हुआ किसके किसके बीच था, तो ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मीर कासिम, जो कि उस समय बंगाल का नवाब हुआ करता था, सुजाउद्दौला जो कि उस समय अवध का नवाब हुआ करता था, और शाह आलम II ये मुगल इंपेरर थे, ठीक है। इन तीनों की संयुक्त सेना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या करती है, बैटल ऑफ बक्सर करती है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बैटल में हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे, ठीक है। अब मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम II की जो संयुक्त सेना थी ये इस बैटल में क्या करते हैं, हार जाते हैं। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस बैटल में जीत जाती है और ये वाले जो ग्रुप थे ये हार जाते हैं। तो इसमें आप डेट के साथ याद रखेंगे चीजों को, ये क्वेश्चन पूछा गया, हिस्ट्री में भी हम लोग देख लेंगे इन चीजों को। तो जब ये बैटल ऑफ बक्सर खत्म होता है तो इन दो ग्रुप्स के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी और ये जो तीनों का ग्रुप था इनके बीच में एक ट्रीटी की जाती है, वो था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की जाती है, इलाहाबाद की संधि की जाती है, ये आप फेमस है नाम, आपने सुना होगा हिस्ट्री में। ये कब किया जाता है, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। ये 12 अगस्त 1765 ईस्वी को एक संधि किया जाता है जो था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब इस ट्रीटी में इंपॉर्टेंट क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें दो तरीके का, ठीक है, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट होता है यहाँ से। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा डुअल गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पे लाया जाता है। यहाँ पे एक तो सबसे पहली बात जो होती है दीवानी राइट्स, जो मैंने बात किया, दीवानी राइट दे दिया जाता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, किसको, अंग्रेजों को। अब जब दीवानी राइट दिया गया तो यहाँ पे दो पोस्ट बनाया जाता है, दीवान और निजामत। तो यहाँ से डुअल गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट होता है। ये सब हिस्ट्री में का पार्ट है, छोड़ते हैं इसको। यहाँ पे आते हैं पॉइंट पे कि दीवानी राइट दिया जाता है, मतलब दीवान बनाया जाता है इन सब एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो बंगाल का जो दीवान बनाया जाता है वो बनाया जाता है मोहम्मद रजा खान को, ठीक है, मोहम्मद
रजा खान यहाँ के दीवान बनते हैं। बिहार का जो दीवान बनाया जाता है वो बनाया जाता है राजा सिताब राय को। नाम याद रखेंगे, राजा सिताब राय। अब जो नेक्स्ट उड़ीसा का जो दीवान बनाया जाता है, ठीक है, उड़ीसा का जो दीवान बनाया जाता है वो बनाया जाता है राजा दुर्लभ राय को। ठीक है, राजा दुर्लभ राय। अब इन तीनों को दीवान बनाया जाता है। ये सब एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए यहां से शुरू करते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होता है कि यहां पे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं इनके जो एम्प्लॉयज थे उनके बीच में। क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन करते करते होता क्या है कि जो यहाँ के ऑफिसर्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो क्या करते हैं, लेने लगते हैं घूस। ठीक है, क्या लेने लगते हैं? ब्राइब लेने लगते हैं लोगों से, या तो फिर एक्सेसिव रेवेन्यू कलेक्शन करने लगते हैं। मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको 50 रुपये मिलती थी रेवेन्यू कलेक्शन, जबकि एक्चुअल में 100 रुपये किया जाता था इनके एम्प्लॉयज़ के द्वारा। इस तरीके से और क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ों में करप्शन बढ़ने लगता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो सर्वेंट्स होते हैं कंपनी के, वो क्या होते हैं, अमीर होने लगते हैं, रिच होने लगते हैं, और जबकि कंपनी क्या होने लगती है, गरीब होने लगती है। कंपनी जो होता है वो धीरे धीरे लॉस में जाने लगता है, बैंकरप्ट होने लगता है। तो इसको देखते हुए क्या करती है कंपनी, डिसाइड करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि रेगुलेट कैसे किया जाए इस चीज को, कंपनी को इंडिया में। तो इसके लिए बहुत सारे रूल लाए जाते हैं, लॉ लाए जाते हैं। तो इसमें से दो पार्ट में हम लोग लॉ पढ़ेंगे इसको। एक तो था कंपनी रूल। कंपनी रूल था 1773 से 1858 ईस्वी के एक्ट तक। ठीक है, अब इस कंपनी रूल में क्या होता है, जो भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम्स आ रहे थे उन सबको खत्म किया जाता है धीरे धीरे। 1858 के बाद से जो 1857 का आप लोगों ने सुना होगा, जो रिवोल्ट हुआ था, क्रांति हुआ था 1857 का, उसके बाद से ब्रिटिशर्स को लगता है कि अब ये कंपनी के हाथ में पावर रहना सही नहीं है। मतलब कंपनी अब इस चीज को डील नहीं कर पाएगी इंडिया में, तो इस पावर को ट्रांसफर कर दिया जाता है 1858 के एक्ट के तहत ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। तो इन कंपनी रूल को हम लोग एक बार पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 1858 ईस्वी के बाद से हमें जब आज़ादी मिलती 1947 तक, वहां तक के जो रूल को बोला जाता है क्राउन रूल। तो ये दो पार्टों में बांटा गया है, कंपनी रूल और क्राउन रूल को। तो हम लोग धीरे धीरे एक एक करके सारे एक्ट को पढ़ेंगे। 1773 का एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1858 का एक्ट, 1947 का एक्ट, 1935 का एक्ट, इन सबको हम लोग बारी बारी से हर एक वीडियो में पढ़ते चलेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट आप समझ रहे होंगे, कैसे कैसे रूल क्यों इस्टेब्लिश किया गया, कंपनी रूल क्यों लाया गया, और क्या इंपॉर्टेंस था इन कंपनी रूल का, और जो क्राउन रूल हुआ इन सब का क्या इंपॉर्टेंस हुआ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास जो अभी भारत का संविधान है उनके डेवलपमेंट में, फ्रेमवर्क में। तो इन सब चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे देखते चलेंगे आगे। इस वीडियो से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ज़रूरत पड़ता है धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो आपको तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। इसके अलावा जिन्होंने अभी यार सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ जाएं और जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अगर आपको अनअकैडमी पे किसी भी कोर्सेज में सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ये मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी पे SSC के CHSL, जूनियर इंजीनियर, CGL, बैंकिंग के SBI, RBI, RRB, रेलवे के NTPC, ग्रुप D के सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आप वहाँ से परचेज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।